यार एक बात बताओ, कभी ये सोचा है कि ट्रेन की जो तत्काल टिकट है उसका एक्स्ट्रा पैसा किस बात का? ये गवर्नमेंट हमसे, रेलवे वाले हमसे एक्स्ट्रा पैसा किस बात का ले रहे हैं? मैं तो ये सोचता हूं यार पहुंचा तो वहीं पे रही है, किस बात का एक्स्ट्रा पैसा? क्यों प्रकाश, तूने कभी तत्काल ली है? नहीं ली? हाँ वैसे भी तेरे पास पैसा क्या है? तो हम लोग जो प्रोडक्शन का मतलब जानते हैं वो है कि जब एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा के फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, ये है प्रोडक्शन। पर दोस्तों इकोनॉमिक्स इसके साथ टोटली एग्री नहीं करता है। इकोनॉमिक्स बोलता है कि प्रोडक्शन टर्म एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, मतलब इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोडक्शन टर्म में इंक्लूड होती है। तो यार ये कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्शन में इसके अलावा भी इंक्लूडेड है? इकोनॉमिक्स बोलता है प्रोडक्शन मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, जिसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हो रही है, यह है प्रोडक्शन। तो नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ ऐसी एक्टिविटी जिसमें रॉ मटेरियल आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, सिर्फ ये प्रोडक्शन नहीं है दोस्तों। यहां पे एक और चीज है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन हो रहा है, जिससे यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, हाँ दोस्तों ये प्रोडक्शन है। तो दोस्तों अब यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी दोस्तों अलग अलग टाइप की होती है। एक जो तुम जानते हो विच इज नोन एज द फॉर्म यूटिलिटी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, मतलब हम उसका फिजिकल स्टेटस चेंज करते हैं। तो मान लो मैंने एक प्लाईवुड ली, उसको ठोका, काटा, पीटा, चिपकाया और उससे एक चेयर बना दी। अब प्लाईवुड मैंने ली थी 800 रुपए की और जो चेयर बनाई वो मैं बेच रहा हूं 2000 रुपए में। तो यहां पे जो मैंने प्रोडक्शन एक्टिविटी करी उसमें मैंने किसी चीज का फिजिकल फॉर्म चेंज करा और इससे उसकी वैल्यू एडिशन हुई, 800 रुपए की चीज बन गई 2000 रुपए की। तो ये है मेरा फॉर्म यूटिलिटी के थ्रू प्रोडक्शन। एंड अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्लेस यूटिलिटी की। कभी सोचा है हम जब किसी बर्फीले पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ के ऊपर कई बार गर्मा गर्म मैगी बेचने वाले होते हैं, गर्मा गर्म चाय बेचने वाले होते हैं। कभी खरीदी वहां पे मैगी या चाय? क्या नॉर्मल भाव पे मिल जाती है? नहीं, वहां पे हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। मतलब वो जो 10 रुपए की मैगी है जो हमें नॉर्मली 20-25 रुपए में मिल जाती है, वो उसका 100 रुपए चार्ज करता है ऊपर पहाड़ के ऊपर। जो चाय हम इजीली 10 रुपए में खरीद सकते हैं कहीं और, वो ऊपर 20 या 30 या 40 रुपए की मिलती है। और अपन उसके साथ बार्गेन करो कि भैया मैगी नॉर्मली तो यार मिल जाती 50 रुपए में, आप 100 रुपए में क्यों दे रहे हो? तो वो भी अपने को मुस्कुरा के बताए कि सर मैं भी 50 में दे दूंगा, नीचे चलो पहाड़ के नीचे 50 में ले लेना। तो बेसिकली बात क्या है यहां पे, क्योंकि वो बंदा आपको मैगी पहाड़ के टॉप पे दे रहा है तो ऊपर देने के 50 रुपए बॉस एक्स्ट्रा है। ये है प्लेस यूटिलिटी। तो जब भी कोई गुड करेक्ट प्लेस पे अवेलेबल कराई जाती है तो उस प्लेस की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, जिसको आप बोलते हो प्लेस यूटिलिटी। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं यहां पे जो है प्लेस यूटिलिटी से रिलेटेड। हम बात करते हैं कोल माइन की। तो जब कोल माइन के नीचे रहता है, अंदर रहता है, उसकी वैल्यू कम होती है। पर उसी कोल को जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, खोद के नीचे से ऊपर ले आते हो, तो ऊपर जो कोयले की वैल्यू है वो ज्यादा है। तो भैया कोयला तो वही का वही है, बस आपने उसकी प्लेस चेंज करी इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई। यही तो है प्लेस यूटिलिटी। एंड दोस्तों नेक्स्ट है तत्काल। तत्काल, अरे ट्रेन की जो तत्काल टिकट होती है वो, कभी सोचा है तुम में से किसी ने कि तत्काल की टिकट के प्राइसेस ज्यादा क्यों हैं? यार पहुंचाएगी तो हमें वो वहीं पे जहां पे नॉर्मल टिकट लेके आप पहुंचते, पर ये तत्काल के एक्स्ट्रा चार्जेस किस बात के? तो दोस्तों वो इस बात के क्योंकि वो आपको टिकट एंड टाइम पे दिलवा रहे हैं। यार कुछ लोग थे बेचारे इनोसेंट से जिन्होंने 3 महीने पहले ट्रेन की टिकट बुक करा ली, और आप ज्यादा होशियार बन रहे हो, आपको 3 दिन पहले चाहिए, 1 दिन पहले चाहिए तत्काल की टिकट। तो जब आपको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, आपको एंड टाइम पे चाहिए, तो आपको पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये है टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल मतलब जो पर्सनल है। अरे पर्सनल का मतलब जहां पे आप किसी की पर्सनल स्किल्स का बेनिफिट ले रहे हो। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसकी जो स्किल्स है पर्सनल, आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहे हो तो उसकी जो पर्सनल स्किल्स है आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो। ये है पर्सनल यूटिलिटी। एंड डॉक्टर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप उसको क्या पे करते हो? फीस। तो ये है इन रिटर्न ऑफ द पर्सनल यूटिलिटी क्रिएटेड बाय अ डॉक्टर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? हर वो चीज
जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन करते हो, जिसकी मदद से आप वैल्यू एडिशन करते हो, जिसकी मदद से आप यूटिलिटी क्रिएट करते हो, हर वो चीज का नाम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड यहां पे दोस्तों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब लैंड, क्योंकि लैंड है ना अपन ने नहीं बनाई, ये तो भगवान ने दी है, अपनी इतनी क्या मजाल कि अपन जमीन बना दे, नहीं। एंड दूसरा है ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ह्यूमन एंडेवर की वजह से बने। जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटल, तो कैपिटल क्या भगवान ने बनाया? नहीं, कैपिटल बनाने वाला तो इंसान है। अगर मैं बात करूं लेबर की, तो ये भी इंसान की देन है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं काम करूंगा या नहीं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अलग अलग, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके ऊपर इनको रिटर्न क्या मिलता है? तो यार देखो, सोचने वाली बात है कि लैंड के रिटर्न में आप सबसे पहले क्या पे करते हो? रेंट। और ये है ना फिक्स्ड है, आप 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट बनाओ, आपको रेंट तो उतना ही पे करना पड़ेगा। तो रेंट जो लैंड का रिटर्न है वो है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। फिर बात करते हैं लेबर की, तो लेबर के बदले में आप क्या पे करते हो? वेजेस या सैलरी, ये भी दोस्तों फिक्स्ड है। फिर चाहे 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट बनाओ, सैलरी तो सेम ही जाएगी। हाँ दोस्तों, पर यहां पे कई बार लेबर में ये हो सकता है कि आप लेबर या वेजेस पर यूनिट पे कर रहे हो, उस केस में ये हो सकता है वेरिएबल हो, पर नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि लेबर क्या है? फिक्स फैक्टर। एंड बात करते हैं दोस्तों कैपिटल की, तो कैपिटल के बदले में आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। अगेन इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड चार्ज, इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट बनाओ, बैंक को क्या फर्क पड़ता है? बैंक को ब्याज तो उतना ही चाहिए। तो इंटरेस्ट इज अगेन अ फिक्स्ड चार्ज। पर दोस्तों बात करें अगर एंटरप्रेन्योर की, तो उसका जो रिटर्न है वो है प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज अ वेरिएबल एलिमेंट। क्योंकि प्रॉफिट क्या है दोस्तों? कभी खुशी कभी गम जैसी बात है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, मतलब ये वेरिएबल है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस टॉपिक पे जहां पे तुम्हें बहुत आलस आया था पढ़ने में, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा थ्योरी है, तो तुम्हें नींद जैसे आती कि यार ये इतना सारा कौन पढ़ेगा। पर हम यहाँ पे इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसको अगर छोड़ रहे हो तो गलती कर रहे हो, और ये गलती मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले लैंड के फीचर्स की। ये लैंड का मतलब क्या है और इसके फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लैंड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। भगवान ने हमें जमीन खुद बना के दी है, हमने तो उसका सिर्फ बंटवारा करा है। एंड दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूं लैंड की, तो ध्यान से सुनना, जब मैं बोलूंगा कि लैंड, तो उसके अंदर जो फर्टिलिटी है सॉइल की, उसके अंदर जो पानी है मतलब वाटर, उसके ऊपर जो एयर है, उसका जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये सारी चीजें टर्म लैंड के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड अब दोस्तों अगर बात करें और फीचर्स ऑफ लैंड की, तो लैंड की जो क्वांटिटी वो फिक्स्ड है, ये पहला पॉइंट है, पर ये अभी अधूरा है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरी इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कंट्री के पास जितनी लैंड है उसकी क्वांटिटी तो फिक्स्ड है, मतलब अगर प्राइस बढ़े तो भी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई कैसी है? परफेक्टली इनइलास्टिक, उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। पर जब मैं बात करता हूं इंडिविजुअल लेवल पे, किसी एक पर्सन के हिसाब से, तो यहां पे सप्लाई ऑफ लैंड कैसी है? इलास्टिक। नहीं समझ में आया? एग्जांपल सुनो। प्रकाश कहां का रहने वाला है? भोपाल। भोपाल। खुद का घर है? है। क्या प्राइस होगी उसकी? अंदाजन 40-50 लाख। मैं तेरे को 50 लाख रुपए देता है, बेच दे मेरे को घर। नहीं बेचेगा? चल 60 लाख दिए, चल तेरे लिए, तू खास है अपना, 80 लाख रुपए दे रहा हूं अभी के अभी, चेक, तेरा घर मेरे को बेच दे। फाइनल ऑफर प्रकाश, सिर्फ तेरे लिए 1 करोड़ रुपए, 50 लाख की वैल्यू 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं। सोच, ये मौका वापस नहीं आएगा। चल अब तू इतने भाव खा रहा है, 2 करोड़ रुपए ले लो। दे रहा है? अब ये देखा, एक तो इसका है नहीं, इसके पापा का घर बिना पूछे इसने बेच दिया। बात है नियत की। एक इंसान को 50 लाख के 2 करोड़ क्या दिए, तो घर बेचने के लिए तैयार हो गया। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो लैंड की सप्लाई है वो इलास्टिक है, प्राइस ज्यादा ऑफर करोगे तो वो बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। ये 2 करोड़ का ऑफर सुन के तुम में से भी कई के मुंह में पानी आ गया होगा कि सर हमारे लिए भी है क्या ऑफर। अगर पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री के पास जितनी जमीन है वो तो फिक्स्ड है, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। पर एक प्रकाश जैसे इंडिविजुअल इंसान की बात करें तो इंसान की नीयत तो बदल सकती है, पैसा बढ़ा दो वो अपने आप बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना,
पूरी इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई कैसी है लैंड की? परफेक्टली इनइलास्टिक। पर अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो फिर सप्लाई कैसी है? इलास्टिक। एंड तुम्हें दोस्तों पता होगा कि लैंड इज परमानेंट, मतलब उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अरे मतलब यार तुम एक जगह जाओ, एक प्लॉट लो और वहां पे एक बम लगा दो और बम को फोड़ दो, तो क्या तुमको ऐसे नीचे देखने पे क्या स्पेस दिखेगा कि हाँ देख वो मून जा रहा है नीचे से? नहीं। लैंड के नीचे क्या आएगा? थोड़ी सी और लैंड। नहीं, लैंड के नीचे क्या होगी? लैंड ही होगी ना, थोड़ी सी गहरी लैंड हो जाएगी। तो बम लगाने से भी आप लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब आप बम लगाओगे तो वहां पे एक एक्सप्लोजन होगा और वहां की सॉइल ऊपर आ जाएगी। दैट्स इट। कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है हमारी लैंड का। तो लैंड इज परमानेंट, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड दोस्तों अगर हम बात करें आगे के फीचर्स की, तो लैंड लैक्स मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि लैंड को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, बहुत भीड़ भड़क्का हो गया है, तो क्या मैं वहां की लैंड उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट कर सकता हूं? लैंड को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। एंड अगर मैं इसी के आगे बात करूं तो लैंड का एक और फीचर क्या होगा? लैंड इज अ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब लैंड खुद से कुछ नहीं कर सकता। जब तक उस पर ह्यूमन एफर्ट ना लगाओ तब तक कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला। यार दोस्तों तुमने एक प्लॉट खरीद लिया और उस प्लॉट को 1 साल तक ऐसे ही रहने दिया। अगले साल तुम चेक करने आए कि बताओ भाई प्लॉट पे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तुमने एफर्ट कहां ली? तो लैंड यहां पे एक स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब लैंड खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। एंड यार ये तो सबको पता है कि लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। जी हां दोस्तों, यार क्यों ऐसा है कि महाराष्ट्र में गन्ना ज्यादा उगता है? क्यों ऐसा है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा उगता है? क्यों ऐसा है कि पंजाब को राइस बॉल बोला जाता है? यार क्योंकि सब जगह की जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग है। तो कहीं पे गेहूं ज्यादा अच्छा उगता है, कहीं पे गन्ना ज्यादा अच्छा उगता है, कहीं पे सोयाबीन ज्यादा अच्छा उगता है, कहीं पे राइस अच्छा उगता है, कहीं पे गेहूं ज्यादा अच्छा उगता है, कहीं पे गन्ना ज्यादा अच्छा उगता है, कहीं पे राइस अच्छा उगता है, तो कहीं पे सोयाबीन अच्छा उगता है। तो ये क्यों है? क्योंकि फर्टिलिटी सब जगह की अलग अलग है। तो इसी के साथ हमारे जो लैंड के सारे फीचर्स है वो खत्म होते हैं। बस एक बार मैं नोट डाउन कर लेता हूं। एंड दोस्तों अब समय आ चुका है लेबर के जो फैक्टर्स है उसको डिस्कस करने का। तो लेबर क्या है? लेबर है कोई भी मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन। मतलब अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो यार दिमाग पे कितना स्ट्रेस है, यह है मेंटल एक्सरसाइज। एंड मान लो अगर मैं कुल्हाड़ी लेके यह खड्डा खोद रहा हूं तो यह है फिजिकल एफर्ट बेसिकली। तो लेबर में दोनों चीजें इंक्लूड होती है, मेंटल भी और फिजिकल भी। पर दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माना मैंने मेंटल एफर्ट्स ली, माना मैंने फिजिकल एफर्ट्स ली, पर अगर मैंने ये फ्री फोकट में कर दिया, मैंने इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए नहीं करा, तो फिर काहे की लेबर? ये तो मेरे हॉबी हो गई, ये तो मैंने किसी को फ्री में हेल्प कर दी, तो इसको मैं हेल्प बोलूंगा। पर अगर मैं पैसा चार्ज कर रहा हूं तो ही ये लेबर है। मतलब लेबर के होने के लिए आपको इकोनॉमिक रिवॉर्ड होना ही पड़ेगा, तो वो लेबर है, वरना वो नहीं है। एंड दोस्तों जैसे हमने लैंड के फीचर्स डिस्कस करे थे ना, अब लेबर के फीचर्स डिस्कस करते हैं। एंड दोस्तों जैसा हमने लैंड के फीचर्स डिस्कस करे थे तो अब लेबर के फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो यार पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है ह्यूमन एफर्ट। मतलब एफर्ट लेना जरूरी है। मैंने जैसा बोला मेंटल होगा तो भी चलेगा, फिजिकल एफर्ट्स होंगे तो भी चलेगा, पर जब तक एफर्ट नहीं लोगे तो काहे की लेबर? एंड दोस्तों ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है कि लेबर पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब तो सर सड़ना होता है। बिल्कुल हाँ, पेरिशेबल का मतलब सड़ना होता है। तो लेबर पेरिशेबल है, मतलब लेबर सड़ जाएगी। लेबर सड़ जाएगी क्या बोलना चाह रहे हो? क्या इंसान सड़ जाएगा? इंसान नहीं, इंसान की एफर्ट्स, इंसान की जो लेबर है वो सड़ जाएगी। आज का काम अगर नहीं करा तो वो कल नहीं होगा, कल का ही काम हो सकता है। मतलब आप 7 दिन की छुट्टी ले लो और अगले 7 दिन में आप डबल काम कर लो, ये सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। बाकी अगर आप कोशिश कर भी लो कि अगले 7 दिन में डबल काम कर लूंगा, तो उसके अगले 5 दिन आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप थक जाओगे, आपकी बॉडी रिटायर्ड हो जाएगी। अगर आप 7 दिन काम नहीं करो तो वो काम गया। आप ये सोचो कि मैं 7 दिन काम ना करके अगले 7 दिन में डबल काम कर लूंगा, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। बेसिकली अगर आप ये सोच भी लो और करने की कोशिश भी करो, तो आपने 7 दिन छुट्टी ली, काम नहीं करा, अगले 7 दिन में आपने डबल काम कर लिया, तो यार उसके अगले 5 दिन आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी। तो बेसिकली कोई भी काम जो आपने आज नहीं करा वो फुल्ली रिकवरेबल नहीं है, इसलिए लेबर को क्या बोला गया है? पेरिशेबल। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वीक बार्गेनिंग पावर। क्योंकि लेबर पेरिशेबल है, सड़ जाएगा, आज का लेबर लॉस
इज ऑलवेज लॉस्ट, उसका फुल्ली रिकवरेबल नहीं कर सकते, इसलिए लेबर बेचारों की जो बार्गेनिंग पावर है वो वीक है। अगर समझना हो तो किसी मजदूर चौराहे पे जाना, किसी लेबर चौराहे जो होता है ना जिसको बोलते हैं जहां पे मजदूर इकट्ठे होते हैं, वहां पे जाना। वहां पे होता क्या है कि जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं जिनको नौकरी चाहिए और वो पर डे बेसिस पे हायर करे जाते हैं। वहां पे आता है एक ठेकेदार और उसको बुलाता है कि इधर आ, ईंट वगैरह का काम है, ईंट चढ़ाना है, सीमेंट लगाना है, प्लास्टर करना है, वगैरह 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 वगैरह। अब यहां पे बात आती है पैसों की, तो ठेकेदार बोलता है 300 रुपए दूंगा। अब मजदूर बेचारा बोलता है कि बाबूजी 300 बहुत कम हो जाएंगे, 500 कर दो बाबूजी, पूरा दिन मेहनत करेगी, ईंट लगाना है। ठेकेदार बोलता है 300 दूंगा, चलना है तो चल। अब लेबर का ये सोचना है यहां पे कि अगर मैं मना कर देता हूं, क्या पता अगला कोई ठेकेदार आए नहीं आए, तो फिर तो ये 300 रुपए भी गए ना, उससे बेटर है 300 में यहां कर दो। लेबर के पास बिल्कुल भी बार्गेनिंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज का समय चला गया तो चले गया, अब मुझे कल आज के लिए कोई 300 रुपए पे नहीं करने वाला, तो आज की इनकम पूरी लूज हो जाएगी, उससे बेटर है 300 में ही काम कर लो। कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है ना, वो बोलते हैं ना नई मामा से काना मामा अच्छा है, यहां पे ये थ्योरी अप्लाई होती है। तो लेबर का बार्गेनिंग पावर वीक क्यों है? क्योंकि उसका लेबर पेरिशेबल है। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल्फ सोर्स, मतलब आप लेबर को और लेबरर को अलग अलग नहीं कर सकते। क्या बोला? लेबर और लेबरर को अलग अलग नहीं कर सकते। यार जो बोलता है ना कि इसको अलग अलग किया जा सकता है, वो ऐसी बात कर रहा है कि तुम बाल कटवाने गए, तो वहां पे चेयर पे बैठ गए और हर नाई के वहां पे एक सामने कांच लगा हुआ रहता है, तो आप बढ़िया हेयर कट ले रहे हो एक सैलून में और बाल कट रहे हैं, कैंची चल रही, तुम देख रहे हो, तुम इधर से इधर देख रहे हो और सडनली यू नोटिस कि सिर्फ कैंची चल रही है, कोई इंसान नहीं है पीछे। चुपके से उठना, निकल लेना, भूत भूत वाला कुछ मैटर लगता है दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों ये पॉइंट प्रूव होता है कि लेबर और लेबरर को अलग अलग नहीं करा जा सकता। आपको जिससे सर्विस लेनी है, अगर वो आज छुट्टी पे है तो फिर काय की लेबर, लेबरर नहीं है तो लेबर नहीं है, और लेबर नहीं है तो लेबरर नहीं है, तो इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर बात कर ही ली है नाई की, तो सोचो हम लोग कितने चूजी हैं। हम जब भी अपने हेयर कट करवाने जाते हो तो हम बहुत स्पेसिफिक है कि इसी से करवाऊंगा, उसी से करवाऊंगा। अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो हम वापस आ जाते हैं कि कल फिर आ जाऊंगा, पर करवाऊंगा तो उसी पर्सन से। क्यों यार? दोनों सेम ब्रांड में काम कर रहे हैं, दोनों बाल काटेंगे, तो फिर करवा क्यों नहीं लेते हो किसी और से? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको सिर्फ उसी के बाल काटे हुए जमते हैं। तो यहां पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो लेबर है वो वेरी करता है, उसकी जो स्किल्स है उसमें वेरी करता है। तो आपको लेबर टू लेबर जो स्किल्स देखने को मिलेंगे वो वेरी करेंगे। एंड अब दोस्तों ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर लेबर प्रोडक्टिव नहीं होता। सही सुन रहे हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगे कि ये क्या बात कर रहे हो साहब, लेबर तो मतलब प्रोडक्शन होगा ही होगा ना। नहीं है ऐसा दोस्तों, एफर्ट लेने को बोलते हैं लेबर। एफर्ट लेना जरूरी है, आउटपुट निकलना जरूरी नहीं है। तो यहां पे एक चीज क्लियर कर लो अपने माइंड में कि लेबर का मतलब प्रोडक्शन हो, आउटपुट निकले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एफर्ट लिया गया है और उस एफर्ट के बदले में इकोनॉमिक रिवॉर्ड है तो वो लेबर है, भले आउटपुट ना बने। क्लियर है ये? एंड दोस्तों अब आ चुका है सबसे टेक्निकल फीचर लेबर का, रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड द सप्लाई ऑफ लेबर। तो यहां पे दोस्तों थोड़ा डामाडोल है कॉन्सेप्ट, तो समझते हैं इसको बड़ा प्यार से एक एक करके। तो सबसे बेसिक चीज है ये दोस्तों कि अगर वेज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। यार अगर कोई मुझे काम करने के लिए ज्यादा पैसा दे रहा है तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा ना, मैं और चार्जअप हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा और काम बोलो, और काम दो, मैं और पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मुझे सामने वाला वेज रेट ज्यादा दे रहा है। तो अगर वेज रेट ज्यादा है तो सप्लाई लेबर की बढ़ेगी, ये तो हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप। पर यार दोस्तों पता है यहां पे एक रिवर्स केस भी है जो बोलता है कि अगर वेज रेट कम होगा तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो मैंने समझाया कि वेज रेट बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि कोई मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है तो मैं ज्यादा चार्जअप हो गया कि मेरे से और काम करवाओ। तो अब ये यहां पे कैसे आ गया जो बोल रहा है कि लेबर रेट कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी? दोस्तों ये भी होता है। अब सोचो दोस्तों, अपन एक ऐसी फैमिली की बात करते हैं जिसकी इनकम थोड़ी सी लोअर साइड पे है। अब यहां पे अगर मान लो उस फैमिली में 5 मेंबर है एंड एक ही अर्निंग मेंबर है, और उस अर्निंग मेंबर की जो वेज रेट है वो थोड़ी सी कम कर दी। अब यहां पे क्योंकि वेज रेट कम हो गई तो यहां पे उस फैमिली के ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो अपने 5 लोगों में से 1-2 लोगों को और बोले कि काम करो।
तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि यहां पे जैसे ही वेज रेट कम हुआ तो और लोगों को काम करना पड़ा फैमिली में से, तो लेबर की सप्लाई बढ़ गई। तो ये था इनवर्स रिलेशनशिप। अब यहां पे दोस्तों एक और इनवर्स रिलेशनशिप है जो बोलता है कि एट अ वेरी हाई वेज रेट लेबर सप्लाई कम हो जाती है। मतलब यार देखो दोस्तों क्या बात है ना कि हर इंसान का एक टारगेट होता है, क्योंकि पैसा सबको पसंद है पर कहीं ना कहीं लाइफ भी तो पसंद है। पैसे के पीछे मर थोड़ी सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और इनवर्स रिलेशनशिप की। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब इनकम लेवल, जब वेज रेट बहुत ही हायर लेवल पे हो तो सप्लाई कम होती है। पर ऐसा क्यों? यार देखो समझने वाली बात है, पैसा हर किसी को चाहिए पर पैसे के लिए थोड़ी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देंगे हम लोग, बरोबर। अब यहां पे पॉइंट क्या है बेसिकली कि जब वेज रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो हर इंसान की एक टारगेट इनकम होती है। हर इंसान अपने 40-50 में आके सोचता है कि बस इतना पैसा कमाना है, इससे ज्यादा की लालच नहीं करनी है। यार देखो तुम्हारे लिए समझना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि तुम हो अभी अपनी टीन एज में। जब आप अपनी यंग एज में हो तो आपको अनलिमिटेड पैसा चाहिए। आपको BMW भी खरीदनी है, आपको ऑडी भी खरीदनी है, आपकी पॉर्श भी खरीदनी है, हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। ये हमारे बचपने की सोच है। पर जब आप काम करना चालू कर देते हो, आप 30 से 40 में आते हो, 40 से 50 में आते हो, तब आपको समझ में आता है कि पैसे के पीछे जीवन की बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है लाइफ के जो आप मिस कर रहे हो। तो आप अपने 40s में आके एक टारगेट सेट करते हो कि बस इतना कमाना है, इससे ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना। तो यहां पे दोस्तों क्या होता है कि जब आप, जैसे प्रकाश है 50 साल का, तो प्रकाश की जब अगर वेज रेट बढ़ा दी जाएगी तो प्रकाश अब 50 में आके ये बोलेगा कि यार देखो पैसा तो टोटल तो इतना ही चाहिए। अब अगर आप मेरी वेज रेट बढ़ा रहे हो तो मैं अपने आवर्स ऑफ वर्क कम कर दूंगा और आवर्स ऑफ लेजर, अपना फ्री टाइमिंग बढ़ा दूंगा कि यार अपनी बीवी बच्चे, तो 10-12 बच्चे हैं इसके, उसको भी तो टाइम देना है बेसिकली। तो यहां पे हो क्या रहा है दोस्तों कि जब वेज रेट बढ़ाया गया, मेरी एक टारगेट इनकम मीट अप हो गई, तो अब मुझे और काम नहीं करना, मैं टाइम बचाऊंगा और अपनी फैमिली की तरफ ये टाइम दूंगा। तो जब वेज रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, आपकी टारगेट इनकम अचीव हो चुकी है, तो अब यहां पे आप अपनी लेबर सप्लाई कम करोगे क्योंकि अब आपको पैसे की जरूरत नहीं है। तो यार कितना टेक्निकल निकला ये टॉपिक, वेज रेट और लेबर सप्लाई का रिलेशन। नॉर्मली कोई पूछे तो वेज रेट बढ़ेगी तो लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, पर एक उसका इनवर्स क्या है कि जहां पे इनकम ऑफ फैमिली बहुत ही ज्यादा कम है, वहां पे सिर्फ एक ही अर्निंग मेंबर है। अगर यहां पे वेज रेट कम हो गई तो यहां पे फैमिली के ऊपर प्रेशर बनेगा और लोगों को काम करना पड़ेगा, तो जो लेबर सप्लाई वो बढ़ जाएगी। तो सेम टाइम पे मैं पॉजिटिव भी बता रहा हूं, सेम टाइम पे मैं नेगेटिव भी बता रहा हूं, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस क्या है। और वो जो थर्ड रिलेशनशिप था कि अगर वेज रेट बढ़ाई तो लेबर सप्लाई कम हो जाएगी, ये कब होगा? जब वेज रेट इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी टारगेट इनकम अचीव हो चुकी है, तो अब आप अपने लेबर के आवर्स कम करोगे और लेजर के आवर्स बढ़ा दोगे। एंड दोस्तों अब जो टॉपिक है वो है कैपिटल। अब यार वेल्थ तो सब लोगों ने सुना है, मेरे पास जो टोटल पैसा है वो है वेल्थ, पर उस वेल्थ में से जो टुकड़ा मैं किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा हूं, वो पार्ट जो मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज कर रहा हूं वो है कैपिटल। तो वेल्थ तो हो गया टोटल पैसा, और वेल्थ का वो हिस्सा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाया वो है कैपिटल। अब दोस्तों कैपिटल की अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है कि कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब जब भी आप कैपिटल की वैल्यूएशन की बात करोगे तो एक वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात होगी। पूरे महीने भर का कैपिटल नहीं होता, पूरे साल भर का कैपिटल नहीं होता, कैपिटल होता है एक मोमेंट ऑफ टाइम पे, इसलिए कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। एंड दोस्तों जैसा कि मैंने बोला यहां पे कि कैपिटल वेल्थ का एक पार्ट है, तो वेल्थ और कैपिटल इज नॉट इक्वल, तो कैपिटल इज नॉट इक्वल टू वेल्थ, क्योंकि वेल्थ का मतलब है टोटल पैसा जो अवेलेबल है, पर कैपिटल है पैसे का वो पार्ट जो आपने किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो आपने किसी प्रोडक्शन पार्ट में इन्वॉल्व करा है। एंड दोस्तों हमने बात करी थी लैंड की कि लैंड एक फ्री गिफ्ट है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, पर जो कैपिटल है मतलब पैसा, ये तो हम लोगों ने बनाया है, ये तो इंसान की लालच है जो पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी लाइफ में। तो बेसिकली कैपिटल एक प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये एक मैन मेड चीज है, याद रहेगा ना। एंड दोस्तों अनलाइक लैंड मोबाइल नहीं थी, पर कैपिटल मोबाइल है। आपको इंडिया में जो पैसा है वो फॉरेन भेजना है तो भेज दो, फॉरेन का जो पैसा है वो इंडिया में लगाना है तो लगा दो। जैसे अपने अंबानी भाई, लॉकडाउन जब हुआ था कोविड का, उसमें अंबानी जी ने तो यार हद ही पार कर दी थी, अच्छा पैसा फॉरेन कंट्री से इंडिया में इन्वेस्ट कराया था।
तो मनी जो है वो मोबाइल है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकता है। एंड दोस्तों ये जो कैपिटल है ये पेरिशेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आपने अपना पैसा एक बार कहीं पे लगा दिया और फिर आपको लगा कि अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, अब पैसा यहां से निकाल के कहीं और लगाता हूं, तो भैया जब आप यहां से पैसा निकालोगे तो डैमेज होगा पैसा, आपका पैसा टूटेगा। क्योंकि अगर आपने किसी इंडस्ट्री में 10 लाख रुपए लगा दिए और एक महीने बाद आप वापस विड्रॉ कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन और जो भी सेकेंड हैंड चीजों का भाव टूटेगा उसकी वजह से आपका पैसा टूट जाएगा। तो कैपिटल इज पेरिशेबल। एंड अब दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहला जो कैपिटल का क्लासिफिकेशन है वो है फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस द सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्या मतलब है फिक्स्ड कैपिटल का? ऐसा कैपिटल जो फिक्स्ड है, मतलब जो एक से ज्यादा बार यूज हो सकता है। तो मान लो मैं एक कचौरी बनाने की दुकान पे काम करता हूं, या मेरी एक कचौरी बनाने की दुकान है। अब यहां पे जो कढ़ाई है, यहां पे अगर मान लो मेरे वहां पे एक फ्रिज है, तो यहां पे ये सारी चीजें तो मेरा फिक्स कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि कढ़ाई बार बार यूज होगी, तो ये कैपिटल तो बिजनेस में हमेशा लगा हुआ रहेगा। यह है फिक्स कैपिटल। पर दोस्तों जो चटनी है और जो कचौरी के लिए मैदा है वो तो सिंगल यूज वाली चीज है। आज बनाया खत्म हो गया, अब मुझे कल वापस से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, फिर वापस यूज करूंगा तो फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कैपिटल जो सिंगल यूज के लिए, जो बार बार खत्म हो जाता है और बार बार रिस्टोर करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो रियल कैपिटल है वर्सेस द ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल बोले तो यार ह्यूमन स्किल्स वगैरह। तो अगर मेरे बिजनेस में मैंने अच्छे अच्छे इंप्लॉयज ढूंढ रखे हैं जो बहुत ही स्किल्स रखते हैं अपने पास, ये है मेरा ह्यूमन कैपिटल। जैसे विद्योदय के पास मेहुल देसाई कितना स्किलफुल टीचर है। चलो छोड़ो यार, चलो आगे की बात करते हैं। ये है रियल कैपिटल। तो रियल कैपिटल का मतलब फिजिकल गुड्स। तो आपकी जो बिल्डिंग है वो है आपका रियल कैपिटल। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है टैंजिबल वर्सेस द इंटैंजिबल। तो सबको पता है टैंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे आपकी मशीनरी। और इंटैंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। तो ये भी आपका कैपिटल है, क्योंकि इन सब चीजों में भी पैसा तो इन्वेस्ट हो ही रहा है ना दोस्तों। एंड यार लास्ट है इंडिविजुअल वर्सेस द सोशल कैपिटल। तो इंडिविजुअल कैपिटल जिस पे सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम किसी और की नहीं हो सकती, ये वाली जो बात है ये है इंडिविजुअल कैपिटल। पर सोशल कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो सबके यूज के लिए अवेलेबल है। तो जब एक सोसाइटी में कोई चीज बनती है, एक गार्डन बनाया गवर्नमेंट ने जो सबके यूज के लिए है, यह है सोशल कैपिटल। पर मान लो मैंने अपने बंगले के अंदर गार्डन बनाया, तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, वो मेरा पर्सनल है, यह है इंडिविजुअल कैपिटल। एंड दोस्तों अब जो बात करनी है वो है कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल कैसे बनेगा? जब भी दोस्तों कंट्री में गुड्स ज्यादा मैन्युफैक्चर होंगे। कौन से गुड्स? ऐसे गुड्स जो फर्दर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। मतलब मैं सिंपल से बोल सकता हूं मशीनरी। तो अगर कंट्री में मशीन्स ज्यादा बन रही है तो यह है कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि उस मशीन के बेसिस पे आप और कंज्यूमर गुड्स बना पाओगे। यह है कैपिटल फॉर्मेशन। तो सिंपली स्पीकिंग कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? मशीन का बनना इस कैपिटल फॉर्मेशन। अब सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि क्या हमें कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए, झूठ बोल रहा हूं, चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो कंट्री में रेनोवेशन नहीं हो रहा, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, और फ्यूचर में अगर मशीन ही नहीं बनी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे करोगे? एंड अब है दोस्तों एक टॉपिक, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमने ये तो जान लिया कि कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, मशीन्स का मोर प्रोडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने जान लिया। पर होता कैसे है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग्स। सही सुना, अगर कंट्री में सेविंग्स ही नहीं हो रही तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेविंग्स का होना, फिर सेविंग्स का इकट्ठा होना, जिसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ये जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये पूरा सर्कल चलता कैसे है? तुम और मैं, हम जैसे बहुत सारे लोग अपनी इनकम का एक पार्ट तो खर्च कर देते हैं, पर एक पार्ट सेव करते हैं। और हम सब अपनी सेविंग, मेरे 5 लाख तुम्हारे 10,000, ठीक है, तुम्हारे 3-4 लाख मेरे 5 लाख, अपन सब लोग ऐसे छोटे छोटे, ये प्रकाश है 1,000 रुपए, तो अपन सब लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके बैंक में अपनी सेविंग्स डिपॉजिट कर दी। पर बैंक के एंगल से सोचो, मेरे 5 लाख तुम्हारे 3 लाख इसके 1,000, ऐसे करते करते बैंक के पास तो अमाउंट करोड़ों में इकट्ठा हो गया। अब बैंक का बिजनेस क्या है? अपन सबसे जो पैसा लिया वो किसी एंटरप्रेन्योर को लोन दे देंगे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली सबसे पहला, अगर तुमने और मैंने सेविंग नहीं करी होती तो क्या बैंक के पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता?
नहीं। तो पहली स्टेप क्या है? सेविंग करना। दूसरी स्टेप है बैंक वालों के पास या किसी और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे ये सेविंग्स को इकट्ठा करना, क्योंकि मेरे अकेले 5 लाख से कुछ नहीं होना, तुम्हारे अकेले 2 लाख से कुछ नहीं होना, और 1,000 की तो बात ही नहीं करते हैं। तो बेसिकली सेकेंड स्टेप है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ऐसी छोटी 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 सेविंग्स को इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अब बैंक क्या करेगा? कोई भी एंटरप्रेन्योर जो कोई बिजनेस चालू करना चाह रहा है, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, बैंक उसको ये लोन दे देगा। और जब एक एंटरप्रेन्योर को लोन मिलेगा तो वो उससे नई मशीन खरीदेगा, तो मशीन नहीं बनेगी, ये हो गया कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इजी। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा वो है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर को कैसे एक्सप्लेन करा जाता है? यार वैसे तो बहुत सारी वोकैबुलरी यूज होती है, पर मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रिस्क बियरिंग। वो पर्सन ही क्या, वो बिजनेसमैन ही क्या जो रिस्क नहीं ले रहा। यार देखो, बिजनेस की डेफिनेशन ही है रिस्क टेकिंग। तो एंटरप्रेन्योर को अगर मैं बोलना चाहूं, ही इज द पर्सन हु टेक्स द रिस्क। अब देखो, एंटरप्रेन्योर की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं। ये वो पर्सन है जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब स्पीड अप करता है बिजनेस प्रोसेस को। ये वो पर्सन है जो बिजनेस को गाइड करता है। पर मेरे लिए अगर एक वर्ड में मैं बोल दूं तो ये है एक ऐसा पर्सन जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बिजनेस में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, दोनों की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसी पर्सन की होगी। एंड दोस्तों अगर बात करी जाए फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर की, तो क्या है सबसे पहला फंक्शन? इनिशिएट करना। मतलब बिजनेस को चालू करने का काम इसी का है। एंड एक बार चालू हो जाए तो बहुत सारी गलतियां होती है, तो इन गलतियों की जो रिस्क है वो इसी को बियर करनी है। एंड एक बार आपका बिजनेस स्मूथ हो जाए, फ्लो में आ गया, रिस्क के बाहर आ गए, तो अब आपका काम है इनोवेट करना। तो सबसे पहला काम इनिशिएट करना, दूसरा रिस्क बियर करना, और तीसरा इनोवेट करना। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि यार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं और उनके फीचर्स क्या हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस 20 डेज प्लेज के, जहां पे हम लोग आगे जो प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब जो मेन कंटेंट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो क्लोज करने के पहले एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले समझा कि प्रोडक्शन का मतलब है यूटिलिटी क्रिएट करना, मतलब वैल्यू एडिशन करना। 4 टाइप की यूटिलिटी होती है। पहला फॉर्म यूटिलिटी, फिजिकल फॉर्म चेंज करना। प्लेस यूटिलिटी, सही प्लेस पे अवेलेबल करवाना। टाइम यूटिलिटी, तत्काल वाला एग्जांपल, सही टाइम पे अवेलेबल करवाना। और पर्सनल यूटिलिटी, मतलब पर्सनल स्किल्स की यूटिलिटी। इसके बाद हमने बात करी दोस्तों फीचर्स ऑफ लैंड की। तो लैंड फ्री गिफ्ट है, मोबाइल नहीं है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर है, और यहां पे पेरिशेबल है या नहीं है? नहीं, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। फिर हमने बात करी लेबर की। तो लेबर में मेंटल और फिजिकल दोनों एफर्ट्स इंक्लूडेड है, पर लेबर तभी बोला जाएगा जब ये इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए होगा। फिर हमने बात करी इसके फीचर्स की। तो लेबर पेरिशेबल है, एंड लेबर का जो वेज रेट के साथ कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशन है, वो बहुत ही अलग अलग है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एंड फिर दोस्तों हमारे कैपिटल पे, कैपिटल मतलब वेल्थ का वो पार्ट जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा है। अलग अलग टाइप के कैपिटल थे, फिक्स्ड, सर्कुलेटिंग, रियल, ह्यूमन, टैंजिबल, इनटैंजिबल, इंडिविजुअल और सोशल। ऐसे अलग अलग टाइप के हमने कैपिटल डिस्कस करे। एंड लास्ट क्या था? एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रिस्क बियरिंग, और ये फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये बिजनेस को चालू करता है, मतलब इनिशिएट करना, रिस्क बियर करता है, और एंड में इनोवेट करता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।